गुड मॉर्निंग मित्रों। स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल एजुकेशन फैमिली में। मित्रों, आज कक्षा 4 के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स की ओर चर्चाएं करेंगे। इनसे पहले भाग 27 में ही कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक की चर्चाएं किए थे, उनसे रिलेटेड ही आज कुछ आगे की टॉपिक को देखते हैं। पिछले वीडियो में हम उन टॉपिक से रिलेटेड अभ्यास प्रश्न लेके नहीं आए क्योंकि उनसे बहुत ही कम क्वेश्चन बनने वाले थे। इसलिए सोचा कि आगे भी कुछ टॉपिक्स शामिल कर दूं और फिर दोनों का कंबाइंड अभ्यास प्रश्न लेके आएंगे। तो चलिए आज की कक्षा को प्रारंभ करते हैं। इनसे पहले जो भी मित्र नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकन दबा लीजिएगा, जिससे जो भी न्यू वीडियो हम डालते रहेंगे आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए, आज की चैप्टर है जड़ों का जाल। 19 नंबर है जड़ों का जाल। जड़ों की जाल में घास की जड़ों की अपेक्षा मटर की बेल नाजुक होती है। घास की जड़ों की अपेक्षा मटर की बेल नाजुक होती है, अर्थात घास का जो जड़ होता है उससे बहुत ही नरम और मुलायम मटर की बेल होती है। पीपल का पेड़ दीवार पर भी उगते हैं। पौधे जड़ों द्वारा पानी से पीपल का पेड़ दीवार पर भी उगता है और पौधे जड़ों द्वारा पानी को अंदर से खींचता है, अर्थात पौधे पानी ग्रहण करता है जड़ों के द्वारा मिट्टी से। बरगद के पेड़ की लटकन असल में इसकी जड़ें हैं। वे टहनियों से निकलती है और बढ़ते बढ़ते ज़मीन के अंदर चली जाती है। ये मजबूत बांस के मजबूत खंभों की तरह पेड़ को सहारा देती है। बरगद का जो लटकन होता है उसका जड़ होता है, जिस तरह उनके जड़ मिट्टी के अंदर होते हैं उसी तरह उनके टहनियों से भी जड़ निकलते हैं, जो लटकन की तरह लटके हुए होते हैं। उन पे बच्चे मज़े भी करते हैं, खेलते भी हैं। ये मजबूत खंभों की तरह पेड़ को सहारा देती है और जब वह जड़ बड़ा होकर नीचे मिट्टी में गिरता है तो वह एक खंभे की तरह भी मजबूत खड़ा हो जाता है और पेड़ को गिरने में सहायता प्रदान करता है, अर्थात गिरने नहीं देता है। निम्नलिखित सब्जियां और जड़ें। कौन कौन सी सब्जियों के जड़ें होती है? जैसे मूली, गाजर, चुकंदर, इन सभी के जड़ें होती है। पेड़ काटने के खिलाफ कानून। सड़क पर बिजली के खंभे के पास एक इतना लंबा पेड़ था कि बल्ब की रोशनी भी नहीं आ रही थी, इसलिए लोगों को उसकी कटाई की ज़रूरत हुई। ऐसा करने के लिए भी लोगों को इलाके के सरकारी दफ्तर से लिखित मंजूरी लेनी पड़ती है। बच्चों को ये सारी बातें, ये सारी जानकारी देने से बच्चे समझेंगे कि सड़क के अगल बगल जो पेड़ होती है, पौधे होती है, जो सरकार की गिरफ्त में होती है, उनकी कटाई हम आसानी से नहीं कर सकते या कोई बिना आदेश का नहीं काट सकता है। इन सभी की जानकारी लेने से उनके अंदर भी ये महसूस होगा कि इनकी हमें रक्षा करनी चाहिए और इनके ऊपर कोई अत्याचार हो या आरोप हो तो उनके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। ये देखिए बरगद की पेड़, इनसे कितनी जड़ें लटकी हुई है और बच्चे इन पे खेलना भी पसंद करते हैं क्योंकि यह लटकन की तरह होती है, झूले की तरह काम करती है। चारों ओर इनकी सिरें जो है सो लटकी रहती है। अगला है, क्या तुम जानते हो ऑस्ट्रेलिया में एक पेड़ पाया जाता है जिसका नाम है रेगिस्तानी ओक। क्या है? रेगिस्तानी ओक। इसकी ऊंचाई तुम्हारी क्लास की दीवार की लगभग होती है, अर्थात जितना बड़ा एक क्लास की दीवारें होती है उतनी ऊंचाई
कि ये पेड़ मानी जाती है कि इतनी ऊंचाई की होती है और पत्तियां बहुत ही कम होती है, अर्थात इन पेड़ों में पत्तियां न के बराबर होती है, बहुत ही कम होती है। अंदाज़ा लगाओ इसकी जड़ें ज़मीन में कितनी गहरी होगी। बच्चों को कह रहा है कि आप अंदाज़ा लगाइए कि इनकी जड़ें कितनी गहरी हो सकती है। सोचो यदि ऐसा 30 पेड़ ज़मीन पर लाइन से लिटा दिया जाए, उस लंबाई तक ज़मीन में गहरी जाती है। अर्थात कहने का मतलब कि जितना बड़ा पेड़ ज़मीन के ऊपर होता है उसका 30 गुना मिट्टी के नीचे भी होता है उनका जड़। अर्थात इनकी जड़ें तब तक बढ़ती है जब तक ऊपर के भाग का 30 गुना न हो जाए। चाहे ऊपर का भाग जितना भी बड़ा हो, लगभग माना जाता है कि ऊपर के भाग के 30 गुना उनका नीचे जड़ होता है। इस पेड़ की जड़ें जब तक कि पानी तक न पहुंच जाए, यह पानी पेड़ के तने में जमा होता रहता है। अर्थात तब तक बढ़ते रहता है जब तक पानी तक न पहुंच जाए। जब पानी मिल जाता है तब वहाँ से वो पानी का रिसाव करके पानी को जमा करता है अपने तने में। उस इलाके में रहने वाले लोग यह बात जानते थे। जब कभी इस इलाके में पानी नहीं होता तो वहाँ के लोग इसके तने के अंदर पतला पाइप डालकर पानी निकाल लेते थे। अर्थात वहाँ के लोगों को पता था कि इन पेड़ों से हम पानी निकाल सकते हैं। तो जब भी उन इलाकों में पानी की कमी होती थी तो उसमें पाइप डालकर पानी निकाल लिया करते थे और यूज़ करते थे पानी का। क्योंकि यह ऐसे जगहों पर अधिकतर यह पेड़ पाया जाता है जहाँ पानी की बहुत ही कमी होती है, और यह पेड़ ऐसा है कि पानी को अंदर से रिसाव करके अपने तने में जमा करती है। यही है ओक वृक्ष, और इन्हीं में इस तरह का लगभग छेद देखा जाता है। इन छेद में पतला पाइप डालकर वहाँ के स्थानीय लोग पानी निकालते हैं। इनसे हर बार क्वेश्चन उठने की संभावना होती है। जब भी अब तक एग्ज़ाम्स हुई है, लगभग हर एक बार एक न एक क्वेश्चन पूछा ही गया है। इन सभी स्टेटमेंट को, इन सभी कथनों को ऑप्शन के रूप में डाल देता है और कोडिंग करके पूछा जाता है। किसी भी तरफ पूछ सकता है, ऑप्शन डाल के भी पूछ देता है या कोडिंग करके भी पूछ देता है। जैसे इस बार कोडिंग करके इससे क्वेश्चन उठाया गया था। यह अध्यापक के लिए कुछ तथ्य, जैसे पौधे जड़ों द्वारा पानी कैसे लेते हैं, यह उस उम्र के बच्चों के लिए समझना कठिन है। फिर भी यह आवश्यक है कि उन्हें इस बारे में सोचने के अवसर दी जाए। बच्चों का चिंतन अलग अलग स्तर का होता है, यह ज़रूरी है कि उनके विचार भी सुने। अर्थात इस उम्र में 1 to 5 के बच्चे में इतनी सोचन शक्ति नहीं रहती है कि उनको हम समझाएं कि पौधे जड़ों से पानी ऐसे खींचता है या किस प्रक्रिया द्वारा खींचता है। उनको बतलाएंगे तो शायद वो उतना अच्छा से नहीं समझ पाएगा, लेकिन फिर भी कुछ चर्चाएं हमको करनी चाहिए, क्योंकि हर बच्चे का चिंतन, हर बच्चे का सोच अलग अलग होता है और उनकी बातों को भी सुननी चाहिए। अर्थात उनसे पूछना चाहिए कि किस तरह से पानी खींचता है पेड़ मिट्टी के अंदर से, उसका क्या स्टेटमेंट होता है, उनको भी देखना चाहिए। अगला है, बच्चों को स्कूल अथवा अपने इलाके में विश्व पर्यावरण दिवस पर पौधों को लगाने के लिए प्रेरित करें। पौधों के लगाने के बाद उनकी देखभाल भी करने को कहें। बच्चों से इन दिवसों पर, अर्थात विश्व पर्यावरण दिवसों पर एक त्यौहार के रूप में उनको मनाने की चेष्टा कीजिए, जिससे उनको मन भी लगे, अच्छा लगे, और उनको प्रेरित कीजिए सभी को, जो सब अपने अपने स्तर से एक पेड़ लगाएं और उनकी देखभाल करें। फिर वो समझेगा कि एक पौधा को कब लगाया जाता है, लगाने के बाद कितने दिनों
तक पानी दिया जाता है और कितने दिनों के बाद वो कितना बड़ा होता है, कैसे कैसे बड़ा होता है, कितने दिनों में फल लगता है, फूल लगता है, इन सभी की जानकारी उनको प्रत्यक्ष रूप से होगा। अगला है पीपल का पौधा हमेशा अर्थात 24 घंटा ऑक्सीजन ही छोड़ता है। ये कुछ तथ्य था इन सभी चैप्टर से रिलेटेड। नेक्स्ट चैप्टर है मिलकर खाएं। 20 नंबर चैप्टर मिलकर खाएं। इनसे भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। देखिए, कक्षा में पार्टी करवाने का एक कारण बच्चों को मिलजुल कर एक साथ बैठकर खाने के अवसर देना है। इसके लिए बच्चों को नाच गाना नाटक जैसे कार्यक्रम तैयार करने के लिए भी प्रेरित किया जा सकता है। अर्थात कहने का मतलब हुआ कि कक्षा में जो हम बच्चों को एक सामूहिक रूप से कुछ नाटक करवाते हैं या गाना गाने के लिए कहते हैं या कोई एक को नाचने के लिए कहते हैं, तो ये सभी करने का भी अवसर बच्चों को देते रहना चाहिए, मिलजुल कर काम करने का, जिससे उनमें सामूहिकता का गुण बढ़ेगा, एक दूसरे को सम्मान करने की भावना जगेगी। तो इस तरह का अवसर भी बच्चों को देते रहना चाहिए और इस तरह के कार्य को बच्चों से करवाते रहना चाहिए। अगला है बिहू त्योहार। ये देखिए, इनसे तो हर साल पूछा गया है कि बिहू त्योहार क्या है, कब मनाया जाता है, कहाँ मनाया जाता है, इसमें कौन कौन से चीज़ों का प्रयोग करते हैं, किस तरह इनकी तरीका क्या है। बिहू त्योहार का ये देखिए, बिहू का त्यौहार असम राज्य में मनाया जाता है। यह त्यौहार चावल की नई फसल कटने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। देखिए, कहाँ मनाया जाता है? बिहू त्यौहार असम में मनाया जाता है। पूछा जा सकता है, ऑप्शन में डाल सकता है कि बिहू त्यौहार कहाँ मनाया जाता है। तो यह असम में मनाया जाता है। और कब मनाया जाता है यह त्यौहार? तो चावल की नई फसल कटने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। जब वहाँ के लोग चावल की नई फसल को काटते हैं तो उस उपलक्ष्य में वहाँ के लोग एक त्यौहार को मनाते हैं, जिन्हें ही हम क्या मानते हैं? बिहू त्यौहार कहते हैं। रात में भोज से पहले घास और बांस से बेला घर बनाकर तैयार करते हैं। रात को जलाने के लिए लकड़ी, बांस और मेजी का इंतज़ाम किया जाता है। मांस, मछली और सब्जियां तथा शकरकंदी को भूनकर बनाते हैं। शाम को सभी को चाय और पीठा भी खाने के लिए देते हैं। अर्थात यह त्यौहार जो मनाते हैं तो उनके लिए एक अलग से फूस का घर बनाते हैं, जिसमें बांस, घास आदि कई चीज़ों का प्रयोग करके एक टेम्परोरी घर बनाते हैं और उसके अंदर कोई मछलियाँ या कोई मांस, कोई सब्जियाँ, जिसको जो पसंद है, जो चीज़ खाता है, वह अपने अपने स्तर से भून करके फ्राई करके तैयार करते हैं और फिर शाम को वह खाना खाया जाता है। और कुछ चाय भी पिया करते हैं और साथ साथ पीठा का भी प्रयोग करते हैं खाने के रूप में। अगला है उड़ूका। उड़ूका क्या है? यह बिहू से पिछले दिन की शाम को कहते हैं। अर्थात बिहू त्यौहार जिस दिन मनाया जाता है उनसे एक दिन पहले अर्थात शाम में उसका बिहू से पिछले ये मनाया जाता है क्या? उड़ूका। इसमें पूरे गांव के लोग रात को एक साथ खाना खाते हैं। अर्थात बिहू त्यौहार मनाने से पहले शाम को एक साथ सब मिलकर खाना खाया करते हैं। गांव के सारे लोग बैठ के एक साथ खाना खाया करते हैं, जिनको हम कहते हैं उड़ूका। अगला है बोड़ा और चेवा। देखिए, ये बोड़ा और चेवा क्या है? ये दोनों चावल के प्रकार हैं जो वहाँ के लोग उगाते हैं, जो असम के लोगों को ये बहुत ही पसंदीदा चावल है, बोड़ा और चेवा। चावलों के दो प्रकार है जो पकने के बाद चिपचिपे हो जाते हैं, इसे असम में खाया जाता है। इन चावलों को जब पकाते हैं तो क्या हो जाता है? चिपचिपा हो जाता है। जो वहाँ के लोग खाने
में प्रयोग करते हैं उन लोगों के ये पसंदीदा चावल है। क्या? बोड़ा और चेवा। देखिए चेवा चावल कैसे तैयार करते हैं इनकी जानकारी ले कि चेवा चावल तैयार करने के दौरान पहले ताव अर्थात कढ़ाई को आग पर रखकर उसमें पानी उबलेंगे अर्थात उबालते हैं, उसमें पानी, एक कढ़ाई को रखकर उसमें पानी डाल देते हैं और फिर उसमें भीगे हुए चावल डाल दिए जाते हैं अर्थात चावल को भिंगा करके साफ करके उस कढ़ाई में डाल देते हैं और उसे केले के पत्ते से ढक देते हैं। रात में इसे खाते हैं। अर्थात कहने का मतलब हुआ कि आग पे क्या किया, कढ़ाई को डाल दिया, उसमें पानी डाला और जब पानी उबल जाता है तो चावल को भिंगा करके अर्थात उसको अच्छी तरीक़ा से साफ़ करके डाल देते हैं और फिर ऊपर से केले की पत्ते से ढक देते हैं और वह बनकर तैयार हो जाता है, जिसे रात में खाने के रूप में प्रयोग करते हैं अर्थात रात में इसे खाते हैं। इस त्योहार पर औरतें ज़्यादातर पीले कपड़े पहनती हैं। हर त्योहार में अलग अलग तरह के कपड़े पहनते हैं लोग अपने अपने पसंद के अनुसार। यहाँ भी लोग इस त्यौहार में अर्थात बिहू में वहाँ की स्त्रियाँ जो होती है वह पीले कपड़े पहनती है और रंग बिरंगी मेखला, चादर, तनवीर, फातिमा और मजानी, ये सारे चादरों के प्रकार हैं जो वहाँ की महिलाएं प्रयोग करती है। तनवीर, फातिमा और मजानी ये सारे के सारे चादरें हैं, ये भी पहनते हैं तथा भेला घर जलाकर भी उसके चारों ओर खूब नाचते हैं अर्थात उस भेला घर जो बनाते हैं फूस का, उसके चारों ओर नाचते भी हैं। सुबह मेजी जलाते हैं, सुबह को क्या करते हैं, मेजी जलाते हैं एक दिया के रूप में। इस त्योहार में खाना ज़मीन पर बैठकर केले के पत्ते में परोसा जाता है अर्थात भेला घर के आसपास या कुछ उसके अंदर भी बैठ के लोग केले के पत्ते पर भोजन करना पसंद करते हैं। ये सारे बिहू त्यौहार के लक्षण थे। अगर आप इनको अच्छी तरीक़ा से देख लेते हैं एक बार तो शायद इनसे बनने वाली हर एक क्वेश्चन को आप सॉल्व कर पाएंगे। ये देखिए भेला घर है, इसी तरह का घर बनाया जाता है। थोड़ा सा देखिए छोटा सा गेट बना हुआ है और ये बांस का, फूस का और बहुत सारे घास का प्रयोग करके घर बनाया गया है। नेक्स्ट टॉपिक इसी चैप्टर में दिया गया है कि बच्चों का हक मिड डे मील। क्या है? बच्चों का हक मिड डे मील। ये मिड डे मील की शुरुआत बच्चों के हक में किया गया था, जो कह रहा है कि हमारे देश के बहुत से बच्चों को भरपेट खाना नहीं मिलता। इनमें से कई बच्चे तो स्कूल बिना कुछ खाए जाते हैं, खाली पेट होने के कारण पढ़ाई में ठीक से ध्यान नहीं लगा पाते हैं। अर्थात हमारे देश में हर तरह के परिवार पाए जाते हैं। सभी परिवार की अपनी एक अलग अलग कमजोरियां हैं। कोई धनी है तो कोई गरीब है। हर तरह के बच्चे, हर तरह के परिवार में अलग अलग तरह के बच्चे पाए जाते हैं, जिनमें हर परिवार का अपना अच्छी तरीक़ा से भरण पोषण नहीं कर पाते हैं। इन सभी को देखते हुए सरकार ने बच्चों को स्कूल में ही भोजन देने की एक स्कीम चलाया था, जिनको मिड डे मील के नाम से जाना गया। कुछ साल पहले हमारे देश की सबसे बड़ी अदालत ने एक बहुत बड़ा फैसला सुनाया। देखिए फैसला क्या सुनाया कि प्रारंभिक शिक्षा कक्षा 1 to 8 के स्कूलों में सभी बच्चों को पका हुआ गर्म खाना मिलना ही चाहिए। क्या सुनाया कि 1 से 8 तक अर्थात 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे को सभी के लिए क्या किया कि खाने का प्रबंध किया। अर्थात उनमें 1 to 5 को भी बाद में जोड़ दिया गया, 1 to 5 को भी, अर्थात 1 to 8 तक के सब
कक्षा के जितने भी बच्चे थे सभी के लिए गरम खाना, बने पके पकाए खाने का व्यवस्था स्कूल में ही किया गया, जो केंद्र सरकार की ओर से यह कदम उठाया गया था। धीरे धीरे हर एक स्टेट में समय अनुसार ज़मीनी स्तर पर लागू होता गया, जो आज भी कार्यरत है। अगला देखिए, दीदी मोनी के ऑफिस के बाहर लिखा होता है, कभी भात सुक्तो चावल और रसे वाली सब्जी, तो कभी लूची और छोला दाल। अर्थात ये खाना है जो दीदी मोनी ऑफिस, अर्थात स्कूल में ऑफिस के बाहर एक बोर्ड, फ्लैलेंड बोर्ड की तरह टांगा हुआ होता है, जिसमें खानों के प्रकार लिखे होते हैं। अर्थात कौन से दिन किस प्रकार की खाना चाहिए, बच्चों को कितना खाना देना चाहिए, कौन से दिन कौन सा खाना देना चाहिए, उन सभी का लिस्ट टांगा हुआ रहता है, जिसमें कभी भात सुक्तो अर्थात चावल और रसों वाली सब्जी, कभी खिचड़ी, कभी खीर, कभी हलवे, अलग 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 प्रकार के खानों का वर्णन किया होता है और उन्हीं के अनुसार खाना दिया जाता है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, लेते हैं विदा। धन्यवाद, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि अब इनसे रिलेटेड अगले वीडियोस में हम सभी अभ्यास प्रश्न को लेकर आएंगे, जिनमें इन सभी चैप्टरों से रिलेटेड ही होगा, जो इन चैप्टरों को अच्छी तरीक़ा से देख लेंगे और पढ़ लेंगे। हो सके तो आप एक नोट्स भी बना लीजिएगा, जिनसे आपको चीज़ें रिवाइज करने में आसानी हो, और फिर उनसे रिलेटेड हम अभ्यास प्रश्न लेके आएंगे, उनको सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। थैंक यू।